हेलो गाइस, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में, या इसको इंग्लिश में बात करेंगे हम सोलर सिस्टम के बारे में। इस वाले टॉपिक को मैं किसी पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर लेवल की एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, एमपी टेट, पटवारी, कांस्टेबल, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक के होने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे सौर मंडल, सोलर सिस्टम के बारे में। और एक नंबर आप अपनी जेब में रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है हर एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो मैं आशीष सर आपके लिए आज सोलर सिस्टम पर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है। ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है ये वीडियो। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और एक लाइक तो फ्रेंड बनता है, और जितना हो सके अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम एक वीडियो में पर्टिकुलर नहीं आ पाएगा, इसके लिए 8 से 10 वीडियो मेरे हिसाब से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट समझ लीजिए आप इसका, कि सोलर सिस्टम में फर्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गया हूँ, आपका दोस्त आशीष सर, ठीक है फ्रेंड। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज क्या होने वाला है। तो सोलर सिस्टम से पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चंस भी आप नज़र गाड़ लीजिए कौन सा है। फिर पहला क्वेश्चन से, सौर मंडल की खोज किसने की थी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज। सौर मंडल की खोज किसने की थी, एकदम क्रीम क्वेश्चन लेके आया हूँ, प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। तो सौर मंडल की खोज किसने की थी, सौर मंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने, ठीक है। तो सौर मंडल की खोज का डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो बताना, कोपरनिकस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बोला था एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लीजिए आप। निकोलस कोपरनिकस, पूरा नाम था इनका निकोलस कोपरनिकस, एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने एक सूर्य केंद्रित प्रणाली, ठीक है, जिन्होंने सूर्य केंद्रित प्रणाली का प्रस्ताव रखा था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो निकोलस कोपरनिकस एक खगोल शास्त्री थे, तो उन्होंने बताया था कि सूर्य केंद्रित प्रणाली का प्रस्ताव दिया था कि जो प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और वहां एक पोलिश खगोल शास्त्री थे, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कोपरनिकस ने कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तथा यह एक पोलिश खगोल शास्त्री थे। उन्होंने इस सिद्धांत को सामने रखा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि इस सिद्धांत के अनुसार रखा कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। अगर सोलर सिस्टम आपको समझ में आ गई, सौर मंडल की खोज निकोलस ने करी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं या कितने प्लेनेट है, ठीक है। प्लेनेट की बात कर रहा है तो आप सबको पता है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं आनी चाहिए। 8 ग्रह है हमारे सौर मंडल में, मिल्की वे, आकाशगंगा में बहुत सारे, ठीक है। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। अब कुछ फैक्ट देख लीजिए। तो ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य के से दूरी के अनुसार है, पहला बुध है, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। फ्रेंड, आखिरी के दो थोड़े से इंग्लिश में दे दिए हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यूरेनस को अरुण कहेंगे और नेपच्यून को वरुण कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 8 ग्रह हो गए, इनको भी आपको ध्यान अच्छे से रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कि सूर्य कौन सी गैस का गोला है, ठीक है। आप सबने पढ़ा है, तो सूर्य कौन सी गैस का गोला है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो सूर्य कौन सी गैस का गोला है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। तो माइंड में सेट करके रखिएगा, एक क्वेश्चंस भी आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो सूर्य कौन सी गैस का गोला है, हाइड्रोजन और हीलियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और इसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा पिंड है और इसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। मतलब पृथ्वी से कितना बड़ा है, 109 गुना
अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक विशालतम गोला है। तो सूर्य कौन सी गैस से मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन हीलियम। फैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा पिंड है और लगभग इसका व्यास 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। तथा यह शक्तिशाली मुख्य भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक विशाल गोला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, मज़ा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन से बहुत सिंपल है, आप ही बता दोगे इसका आंसर कि प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे। ठीक है, अब हम सबको पता है कि सूर्य एक तारा है, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, हमको पता है इसलिए बोल रहे सूर्य एक तारा है। लेकिन प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ठीक है, तो सूर्य को प्राचीन क्या मानते थे? एक ग्रह मानते थे। मतलब सूर्य क्या है? एक ग्रह है, ऐसा प्राचीनतम लोग इसको मानते थे। लेकिन सूर्य एक तारा है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से कि सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से ग्रह की दूरी मतलब सूर्य है हमारा बीच सेंटर में, उसके आसपास प्लैनेट सर्कुलेटरी सिस्टम में मोशन करते हैं उसके आसपास। तो सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो हमारा राइट आंसर उपसौर आ जाएगा। लेकिन दो चीज़ें हैं इसमें, तो किसी भी ग्रह या खगोलीय पिंड को सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं तथा न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। मैं समझा देता हूं अच्छे से कि जो हमारे सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है, ठीक है, अधिकतम दूरी पे, उसे अपसौर कहते हैं। मतलब जो आखिरी में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, जो चारों प्लैनेट्स हैं, ये सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, इसलिए इनको अपसौर कहते हैं। तथा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है हमारे, ये सूर्य के बहुत ही ज़्यादा पास है, न्यूनतम दूरी है, इसलिए उसको उपसौर कहते हैं। तो सूर्य से सब ज़्यादा दूरी पर स्थित प्लेनेट को अपसौर और सूर्य से मिनिमम मैक्सिमम न्यूनतम दूरी पर स्थित ग्रह को उपसौर कहा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो पिंड होते हैं उनको प्लेनेट बोलते हैं या ग्रह बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्टर देख लीजिए आप, बहुत ही ज़्यादा है इसी क्वेश्चन के फैक्ट हैं ये, कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो पिंड होते हैं उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। मतलब सूर्य के जो चारों ओर जो घूमने वाले पिंड उनको प्लेनेट बोलते हैं। हम भी पता है कि सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन किसी ग्रह, एक पर्टिकुलर ग्रह ले लो आप, बुध, शुक्र ले लो, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, कोई सा भी एक ग्रह ले लो, तो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को फ्रेंड क्या कहते हैं? हम उपग्रह कहते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह तथा किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य के आसपास ग्रह लगाएंगे, मतलब चक्कर लगाएंगे, उनको ग्रह, प्लेनेट बोलते हैं। तथा किसी ग्रह, एक पर्टिकुलर ग्रह के आसपास जो चक्कर लगाने वाले घूमने वाले पिंड होता है उनको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, और इन सारे ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ये भी चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया, इस पे कोई डिस्कस नहीं करने वाला हूं मैं। ठीक है, इसके पहले मैंने यही बताया था कि किसी ग्रह के, किसी पर्टिकुलर प्लेनेट के आसपास जो घूमने वाले जो मोशंस करते हैं जो पिंड, उनको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? मतलब ग्रहों की गति की बात करें तो नाम आता है केपलर। रट लीजिए, माइंड में रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए इस वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इस वाले क्वेश्चन से न्यूमेरिकल भी आते हैं आईआईटी वगैरह की बड़ी एग्जाम्स में। ठीक है, तो ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा केपलर। तो केपलर का आप माइंड में नाम ध्यान से अच्छे से रख लेना। अब इसके बारे में फैक्ट बता देता हूं मैं। तो इन 3 नियमों की खोज जर्मनी के गणितज्ञ खगोलविद योहानेस केपलर। ठीक है, अब इन्होंने ग्रहों के, केपलर के 3 नियम दिए थे, इन्होंने ग्रहों के बारे में 3 नियम बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 नियम पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम फैक्ट को देखने वाले हैं। तो 3 नियमों की खोज जर्मनी के गणितज्ञ एवं खगोलविद योहानेस केपलर
ठीक है। 5071 से 6032 में इनका बॉर्न हुआ था, इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, ने की थी। और सौर मंडल के ग्रहों की गति के लिए इनका उपयोग करते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे। ये तो गणितज्ञ थे जर्मनी के, ठीक है। कौन? योहानेस केपलर। तो ये भी ध्यान रखना, ग्रहों के बारे में बात करें तो केपलर लगा के आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आशीष सर के साथ बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वरना 1 या 2 नंबर आपके स्किप हो जाएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और फ्रेंड, 1 लाइक तो बनता है, ठीक है, 1 लाइक तो आपका बनता है। और अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। इस वाले चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, उस एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चंस आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्रकाश मंडल या क्रोड कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल या क्रोड कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। तो सूर्य के मध्य भाग को क्रोड कहा जाता है, कोई ज़्यादा फैक्ट है नहीं इसके बारे में, नॉर्मल है, तो ध्यान रखना। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या क्रोड कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं। तो आप सबको पता है जुपिटर आएगा हमारा राइट आंसर, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं बृहस्पति, ठीक है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? बृहस्पति। सर इसके बारे में फैक्ट बता दीजिए। बिल्कुल बता देता हूँ मैं आपको इसके बारे में फैक्ट। बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। फ्रेंड, एग्जाम में पूछ सकता है, तो 5वें को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि बृहस्पति जो है सूर्य से 5वां और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना भी है, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है, याद रखना, ठीक है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। और इसकी सूर्य से बात करें तो 5वें नंबर का ग्रह है। और हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है तथा यह इसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों की बात करें तो 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है हमारा बृहस्पति, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन से कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस पर स्थित है। तो मंगल ग्रह पर स्थित है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, ठीक है। फ्रेंड, भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अदर प्लेनेट पे कौन सा पर्वत है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। तो मंगल ग्रह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, मंगल ग्रह पर है, ठीक है। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया कोलंबस, ठीक है। अब इस पर डिस्कस करते हैं आगे। तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है, आपको मैंने ऊपर बता दिया है। लेकिन यह हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। फ्रेंड, ध्यान रखना, हाईलाइट कर लेना इस क्वेश्चन को कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह मंगल ग्रह की सतह से लगभग 25 किलोमीटर ऊंचा तथा सतह पर लगभग 533 किलोमीटर दूरी तक फैला है। मतलब निक्स ओलंपिया कोलंबस जो पर्वत है वो पृथ्वी पर नहीं है बल्कि मंगल ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है और यह सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह मंगल ग्रह की सतह से लगभग 25 किलोमीटर ऊंचा, मतलब मंगल ग्रह की जो सरफेस है, सतह है, वहां से 25 किलोमीटर ऊंचा तथा सतह पर लगभग 533 किलोमीटर दूरी तक फैला इतना बड़ा पर्वत है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर नहीं होगी, ठीक है। इसके अलग अलग पार्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ध्यान रखना, आपकी एक क्वेश्चन आपकी जेब में रख लीजिए आप। इसमें से क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछ लेता है और अभी एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड, 1 लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर कि किस देश में रात्रि को सूर्य दिखाई देता है। नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो किस देश में रात्रि को सूर्य
दिखाई देता है तो नॉर्वे देश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में फैक्ट डिस्कस कर लीजिए। तो नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश भी कहते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। ये इसको उपमा दी गई है। ठीक है, और यहाँ 2400 घंटे सूर्य क्षैतिज पर दिखाई देता है। यहाँ 2400 घंटे सूर्य क्षैतिज पर दिखाई देता है, इसलिए नॉर्वे देश में रात्रि को भी सूर्य दिखाई देता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाने वाला है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं, अभिनव तारे को कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारे को अभिनव तारा भी कहा जाता है, नॉर्मल याद रखना है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारे को अभिनव तारा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको एक्स्ट्रा में याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो 89 हमारा राइट आंसर हो जाए। रट लीजिए फ्रेंड, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो 89 हमारे तारामंडल हो जाएंगे। अब इसमें कुछ और फैक्ट हैं, देख लीजिए आप, अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हो गए 89। वर्तमान समय में कुल 89 तारामंडल ज्ञात है। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। नोट कर लीजिए फ्रेंड, एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में कुल 89 तारामंडल ज्ञात हैं, इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। इस तारामंडल में 64 तारे हैं जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है 89, और वर्तमान में कुल 89 तारामंडल है। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल हमारा कौन सा हो जाएगा, हाइड्रा। तो ये हमको ध्यान रखना, हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। इस तारामंडल में कितने 64 तारे हैं। इस हाइड्रा जो सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है, इसमें कुल 64 तारे हैं जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, आपको बता दें कि तारामंडल आसमान में दिखने वाले तारों के समूह को कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि तारामंडल जो है आसमान में दिखने वाले तारों के समूह को कहा जाता है। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं 89। ठीक है, और वर्तमान में 89 हैं, जिनमें सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है तथा तारामंडल में 64 तारे हैं। तो किसमें 64 है, सबसे बड़े तारामंडल हाइड्रा में 64 तारे हैं जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आपको बता दें कि तारामंडल आसमान में दिखने वाले तारों के समूह को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये हमने सोलर सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं आज आपके लिए मैं लेके आया था सौर मंडल से। ठीक है, तो सौर मंडल से आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो मैंने आपके लिए इस पर डिस्कस करके वीडियो बना दी। ठीक है, तो सौर मंडल सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे MPPSC हो, UPSC हो, UPPCS हो गया। ठीक है, टेट लेवल की एग्ज़ाम्स हो गई, पटवारी, MPSI, MP पुलिस, है ना, सारी जितनी भी जेल प्रहरी, वन रक्षक, जितनी भी एग्ज़ाम्स, आर्मी, ठीक है, आर्मी में भी क्वेश्चंस पूछ लेता, अग्निवीर में भी। तो एक नंबर आपका पक्का है, आप कोई सी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एक नंबर आपका सोलर सिस्टम से आएगा, और आपको उसको पढ़ना भी अच्छे से पड़ेगा। और ध्यान रखना, मैं आपको सारे क्वेश्चन फैक्ट के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जिससे आपको ध्यान हो। ठीक है, हमने निकोलस के बारे में पढ़ा, तो उनके बारे में डीप में पढ़ा कि उन्होंने कौन सी बात कही, कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो मैं हूँ आशीष सर, आपके लिए आज सोलर सिस्टम पर वीडियो लेके आया था। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है, और अभी हाल ही में फ्रेंड पटवारी की वैकेंसी भी मध्य प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाली है। बहुत टाइम से वैकेंसी आई नहीं है, 2017 में लास्ट टाइम पटवारी की वैकेंसी आई थी, तो पटवारी की वैकेंसी आने के भी चांसेस अभी हैं चुनाव के पहले। तो आप अच्छे से सौर मंडल वाला टॉपिक है, ये सोलर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस में टॉप 10-20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ उनको अच्छे से आप नोट कर लीजिए कॉपी में, जिससे आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक आशीष सर की तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।